इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। या तो आप हिजाब के साथ स्कूल नहीं आ सकती हैं या बिना हिजाब के आपको स्कूल आना पड़ेगा। दोनों तरफ, यानी एक तरफ मजहब और दूसरी तरफ स्कूल। यही तो पाखंड है कि यहाँ मसला हो रहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, हिंदुओं में कुछ लोग कांवड़ निकाल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं जब तक सावन भर कांवड़ निकालूंगा दूसरा मांस नहीं खाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 सालों में कि एक वेलफेयर गवर्नमेंट से जो फैसिज्म की तरफ सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जो रिसीविंग एंड है वो मुस्लिम कम्युनिटी भी है और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां, खवातीन भी हैं। मुसलमानों के मामले में वो बहुत सख्त पैमाना अपनाते हैं और हिंदुओं के मामले में बहुत ही उदार हो जाते हैं। मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही जल्दी टीआरपी आपको दिला देते हैं, तो मीडिया भी बहुत जल्द उसको छाल देता है और उसका एक माहौल बना देता है। और अदालतों से किस तरह से सियासी फैसले दिए जा रहे हैं ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके लिए तो हिजाब भी हटाने की, नकाब भी हटाने की जरूरत नहीं है, यूं ही देखा जा सकता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अजीब सा और चौंकाने वाला फैसला आया जिसमें कहा गया है कि हिजाब इस्लाम की एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, यानी इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, केंद्रीय नहीं है। इसलिए एक लड़की, स्कूल में जाने वाली लड़की, उसकी याचिका को रद्द कर दिया गया है। लड़की का कहना था कि क्लास 6ठी से लेकर और 10वीं तक लगातार वो हिजाब पहनती रही, हिजाब पहनकर स्कूल आती थी। उसके आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाते हैं साफ तौर पर। तो अदालत का ये कहना है कि चूंकि इतने सालों में ये प्रैक्टिस जारी थी और स्कूल आपको इजाज़त दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगी। तो इस तरह से पूरी बात कही गई है अदालत के ज़रिए। ये बेंच है जस्टिस जे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की, जिन्होंने कहा कि स्कूल का पहला फैसला चूंकि ड्रेस कोड इन्फोर्स नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसको नहीं किया जा सकता। हो सकता है उन्होंने सुस्ती में या निष्क्रियता में ऐसा ना किया गया हो। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसको कहा जाता है ERP, इसके तहत नहीं आता है। आर्टिकल 25 की बात कही जा रही है। यानी अदालत का ये फैसला खासकर ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर पहले से ही एक सुनवाई पेंडिंग है, तब इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। अपूर्वानंद जी का मैं ट्वीट थी जिन्होंने उसमें कहा कि हिजाब भी एसेंशियल नहीं है, मस्जिद भी एसेंशियल नहीं है और जमात के साथ नमाज भी एसेंशियल नहीं है इस्लाम में। ये सारी चीज़ें एसेंशियल नहीं है, एक तंज करते हुए उन्होंने कहा। लेकिन जो मीट ईटिंग लोग हैं, यानी जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उनको सावन के महीने में उनको ना खाना खाने देना, ये एसेंशियल है हिंदुज़म के लिए। दूसरों को भी बीफ ना खाने देना क्योंकि आप नहीं खाते, ये एसेंशियल है हिंदुज़म में, चूँकि हिंदुज़म में ऐसा हो रहा है। और दूसरे ये देखिए, वो कह रहे हैं कि देखिए इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी भारत में जो न्याय की प्रणाली है उसकी ये हालत हो गई है। अब ऐसे में जो ये बच्ची है खासकर, क्या इसके माता पिता या ये खुद आना चाहेगी स्कूल? क्या ये बहुत ही बदतरीन उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है जिसमें किसी बच्चे को एक तरह से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है कि या तो आप हिजाब के साथ स्कूल नहीं आ सकती हैं या बिना हिजाब के आपको स्कूल आना पड़ेगा? दोनों तरफ, यानी एक तरफ मजहब और दूसरी तरफ स्कूल का ये इस तरह का दिशा निर्देश जिसको अदालत अपहोल्ड कर रही है, कैसे इस बारे में आगे बढ़ा जाएगा? मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से डॉक्टर अस्मा जहरा मौजूद हैं और साथ साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर अपूर्वानंद। डॉक्टर अस्मा जहरा, सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इस बात को लेकर कि जो कोर्ट का ये फैसला आया है, एक अपील के ऊपर जो अदालत ने कहा है, क्या कहना चाहती हैं आप इस बात पर? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां जो तालीम हासिल करना चाहती हैं और अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए भी उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ज्यादा हमको मायूस किया है। और ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया हुआ है और वहां पर टू जज बेंच में स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो ऐसे टाइम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया है वो बहुत ही ज्यादा यानी सेटबैक है हिजाब के कॉज के लिए। मुसलमान लड़कियां अपनी पहचान के साथ और अपनी डिग्निटी के साथ तालीम भी हासिल करना चाहती हैं। हमारी कंट्री और गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, और हमेशा इंक्लूसिव रखने की कोशिश रही है कि वो जो पिछड़ा वर्ग है या फिर गरीब तबका है या वो लोग जो एजुकेशन के स्ट्रीम से पीछे रहते हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 सालों में कि एक वेलफेयर गवर्नमेंट से जो फैसिज्म की तरफ सारी चीजें चेंज हो रही हैं,
तो एट द जो रिसीविंग एंड है वो मुस्लिम कम्युनिटी भी है और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां खवातीन भी हैं। दे आर फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अदालत में एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की को जाने की जो एक जरूरत पेश आई, ये खुद ये बताता है कि एक बुनियादी बेसिक फंडामेंटल राइट के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, एक स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि जजों का काम तो होता है कि वो मजहबी किताबें भी पढ़ते हैं और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा मुस्लिम लॉ है जिसमें तमाम नागरिकों के अधिकार और खासकर अल्पसंख्यकों के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनका जिक्र है। तो आपको नहीं लगता कि जजों ने वो सब पढ़ के कोई इसकी तशरीह की होगी या कुछ मौलवियों से बातचीत की होगी जिनके जरिए वो उस नतीजे पर पहुंचे कि नमाज रोज़ा या हज ज़कात अलग चीज़ है लेकिन हिजाब हो सकता है कि केंद्र में ना हो, सेंटर में ना हो इस्लाम के? देखिए, सबसे पहली बात तो ईआरपी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो एक टेस्ट लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहाँ बात एजुकेशन की हो रही है। अब इन स्टूडेंट्स को ये कहना कि जाओ अपनी क्लर्जी से, अपने उलमा से ये सर्टिफिकेट लेकर आओ कि क्या ये वाकई जरूरी है, और फिर रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन में अगर कोर्ट चले जाएं तो ये खुद एक समझिए एक बड़ी बहस है जो कि लार्जर बेंच पे ऑलरेडी ये मैटर जैसे सबरीमाला का केस था तो डिस्कशन में है। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि एक इन्हें विमेन्स राइट, उसकी चॉइस, उसकी डिग्निटी, उसकी प्राइवेसी, उसको जिस अंदाज से कर्टेल किया जा रहा कि हर एक्सेस टू एजुकेशन, यहाँ पर मुद्दा असल ये है कि क्या किसी लड़की के अपने ड्रेस अटायर की वजह से क्या तालीम जो कि उसका एक फंडामेंटल राइट है, क्या तालीम से उसको महरूम किया जा सकता है, क्या उसका एजुकेशन उसको डिनाई किया जा सकता है। यही आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हर राइट टू प्रिवेसी, हर राइट टू डिग्निटी डज नॉट एंड एट द गेट ऑफ द स्कूल। शी मेंटेन्स, शी होल्ड्स हर फंडामेंटल राइट्स इवन व्हेन शी इज इन द क्लासरूम। तो ये बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का ये देख लिया होता तो कम से कम वो इस तरह का एक बहुत ही सख्त वर्डिक्ट ना देते। प्रोफेसर पूर्णानंद, ये बड़ी हंसी भी आती है और अजीब भी लगता है कि सैकड़ों साल से मुसलमान इस देश में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। हमारे जजों की हर तरह की ट्रेनिंग होती है कि वो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से तमाम तरह के सेंसिटिव केसेस को वो डील करते हैं। लेकिन अभी भी मुसलमानों की बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस, धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहुत ही बुनियादी मुद्दों पर भी इस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई 100, 200, 500 साल पुरानी बात है। नहीं, मसला यह नहीं है। मसला यह है कि जैसा अभी कहा गया कि और इस पर काफ़ी बहुत बहस है, बहुत पुरानी बहस है, और ये आज से कोई मुझे लगता है 60 साल से चली आ रही बहस है हिंदुस्तान की अदालतों में। और जैसा गौतम भाटिया ने अपने लेखों में दिखलाया है कि यह दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक वक्तव्य की गलत व्याख्या से शुरू हुई है। बुनियादी बात यह है कि अगर मैं किसी प्रथा का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उससे क्या सार्वजनिक जीवन प्रभावित हो रहा है प्रतिकूल तरीके से, क्या मैं किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, क्या मैं शांति व्यवस्था भंग कर रही हूँ। अब अगर एक लड़की, जैसा कर्नाटका के मामले में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ के स्कूली छात्राओं ने यह कहा कि हम स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसी रंग का एक दुपट्टे जैसा कुछ हम पहन रहे हैं, जिस हिजाब कह लीजिए। अब इस चीज़ पर आपको क्यों एतराज़ होना चाहिए? इससे कौन सा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है या कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है? यह उसका अधिकार है, जैसा जस्टिस धूलिया ने अपने स्प्लिट वर्डिक्ट में कहा। लेकिन शुरू से यह आदत देखी जाती है कि हमारे जो जज साहिबान हैं वे ये तय करने लगते हैं कि यह आपके मजहब का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। और अब उनसे कोई ये पूछे कि आप थियोलॉजियन तो है नहीं, आप धर्मशास्त्री हैं नहीं,
आप उस धर्मशास्त्र की पूरी बहस में दीक्षित भी नहीं हैं, आपने उसका पूरा अध्ययन नहीं किया है, आप उसके सारे नुक्तों से परिचित नहीं हैं, तो फिर आप ये अधिकार अपने ऊपर कैसे ले लेते हैं कि आप यह तय करेंगे कि क्या एसेंशियल है, क्या एसेंशियल नहीं है। इसमें कई बार गड़बड़ी वकीलों से भी होती है। जब वो यह दलील लेके पहुंच जाते हैं कि यह दरअसल हमारे मजहब का एसेंशियल हिस्सा है, और एक तरह से वो अधिकार दे देते हैं जज को कि अब वो इसको तय करना शुरू करे, और ये कई मामलों में हुआ है। तो हम खुद ही एक तरह से दावत दे देते हैं जज को कि वह इस पर अब विचार विमर्श करना शुरू कर दे, जबकि मसला ये है नहीं। मसला इस मामले में, जो इलाहाबाद का मामला था या कर्नाटका का मामला था, इन मामलों में यह था कि भाई एक लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है और वह हिजाब पहनती है, और वह हिजाब उसके यूनिफॉर्म कोड का कहीं वायलेशन नहीं कर रहा है, और इस पर फिर जूरिस्ट ने दिखलाया है, दूसरे मुल्कों के हवाले से दिया है कि वहाँ कैसे एक सिख लड़की या एक हिंदू लड़की जिसको एक नोज पिन पहनना या एक कड़ा पहनना, क्या ये वायलेशन है स्कूल यूनिफॉर्म का, और वहाँ की अदालतों ने कहा कि नहीं है वायलेशन। तो आपका प्रिंसिपल होना चाहिए एकोमोडेशन का, रीजनल एकोमोडेशन का, कि आप कितना एकोमोडेट करते हैं, ना कि एक्सक्लूड करते हैं। बुनियादी जी बात यह है, लेकिन हमारी जो अदालतें हैं उनको यह लालच हो जाता है कि वो ये तय करने लगे कि क्या असली इस्लाम है, और इस्लाम में क्या क्या चीज़ है जो एकदम लाजमी है और क्या चीज़ है जो वैकल्पिक है, जो नहीं करने से भी आप मुसलमान बने रहेंगे। तो भाई अगर मैं कुछ चीज़ों को मानता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसके साथ ही मुसलमान हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि आप ये मानना छोड़ दें। मसलन कोई जज आ जाए, फ़र्ज़ कीजिए मैं एकदम उल्टी बात कर रहा हूँ, कोई जज आ जाए, मैं एक मज़ार पे जाके मन्नत करता हूँ, ठीक, और उस मज़ार को कोई डिमोलिश करने लगे, और मैं जाके कहूँ कि ये मेरा अधिकार है, मैं यहाँ मन्नत कर रहा हूँ। अब जज साहब कहें कि इस्लाम में तो मज़ार का कोई अ, तसव्वुर ही नहीं है, तो मज़ार क्यों, मज़ार नहीं रहनी चाहिए। इस तर्क से आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे सकते हैं। तो यह जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, अदालतों को उन अधिकारों तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए, ना कि उससे बाहर बढ़कर ये इन पर विचार विमर्श करने जी लगना चाहिए कि क्या मज़हब का असली हिस्सा है और क्या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अस्मा ज़हरा, यहाँ पर जैसे कि एक मैं दलील यही दिखती है। आधा मिनट कह देना चाहूँ कि जी मुसलमानों के मामले में वो बहुत सख्त पैमाना अपनाते हैं, और हिंदुओं के मामले में बहुत ही उदार हो जाते हैं। इस पर हम लोग आगे बात कर सकते ज़रूर, मैं चाहूँगी, आपका मैंने ट्वीट भी देखा है और काफ़ी मुझे लगा है तीखा चुभता हुआ ट्वीट है, बड़े लोगों को नागवार गुज़र रहा है, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, मैं आती हूँ उस पर ज़रूर। लेकिन डॉक्टर अस्मा ज़हरा, ये बताइए कि यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है, जो कहीं न कहीं एक रैशनल जो माइंड है, उसको अपील भी करता है कि स्कूल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो एग्नोस्टिक है, जहाँ धर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपके मेरे जैसे लोग, अपूर्वानंद जी जैसे लोग इस तरह कहते भी रहे हैं कि एक तरह का सेक्युलर स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर डिसिप्लिन भी होना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म का मतलब ही ये होता है कि सारे बच्चे एक जैसे दिखेंगे। अब ये बच्ची जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई है, ये सिर्फ़ अकेली बच्ची है जो हिजाब पहनना चाहती है, तो हर किसी की नज़र उस पर रहेगी। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये भी कोई ज़िद है एक मुस्लिम समुदाय में कि लड़कियों को हिजाब पहन के ही भेजेंगे? कर्नाटका वाला हमने केस देखा था, उस मामले में कम से कम मुझे ज़रूर एक असहमति ये थी कि अगर सरकार ये नहीं चाहती कि आप हिजाब के साथ पढ़ने जाएँ, तो माँ-बाप ये नहीं चाहते कि आप हिजाब के बगैर, और दर्जनों की तादाद में लड़कियाँ ऐसी थीं जो इम्तिहान में नहीं बैठी थीं। तो किसी भी रैशनल माइंड को ये चीज़ अपील करती है। कोई जवाब है आपका इस सवाल का, कोई जवाब आपके पास? देखिए, आपको और हमको आज की एक मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट को इन करंट सिनेरियो में समझना चाहिए, उसके माइंडसेट को समझना चाहिए। आज जो लड़की हिजाब पहनती है या मुसलमान औरत बुर्का पहनती है, तो ये उसकी अपनी पर्सनल डिसीजन और चॉइस से वो कर रही है। कर्नाटका में जितनी लड़कियों ने हिजाब के लिए स्टैंड लिया, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स के उन्होंने फोर्स किया या कोई मेल पेट्रियार्की वाला मामला था, बल्कि उनकी अपनी एक सेल्फ रियलाइजेशन थी कि मैं एक मुसलमान हूँ, कुरान में मुझे इसके
ऑब्लिगेशन है कि मैं अपनी डिग्निटी, अपनी प्राइवेसी, अपनी ड्रेस कोड को फॉलो करूं। आप देखते हैं हज उम्रे पे लोग जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ड्रेस वो पहनते हैं। हिजाब मुसलमान और इस्लाम मजहब से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम और इट्स नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, या कोई ब्लैंक स्टेटमेंट दे दे। इट हैज रेफरेंसेस। मैं आपके इसमें सारी रेफरेंसेस नहीं देना चाहती हूँ, मतलब लोग चेक कर सकते हैं सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सारी चीजों में। बेसिकली आज की जो मुसलमान लड़की है वो अपनी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, डिग्निटी को अपनी, और उसकी चॉइस जो है उसको हमको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जो क्लासरूम में यानी अपने हिजाब के साथ वो आ रही है तो आपको उसका बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली से वो समुदाय से आती है जहां पर पर्दे की अहमियत है। एक सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है, समाज और खानदानी जो हमारा एक निजाम है, उसमें हया, पागदामनी, पर्दा, ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय में, अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे हिंदूज में भी एक घूंघट और एक बड़े जेठ देवर से पर्दा, ये चीजें हैं। तो वो बैकग्राउंड से जो लड़की आ रही है और वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है कि उसने अपने यूनिफॉर्म को, गर्दन और सर और बाल को स्कूल के ड्रेस कोड में अपने आप को चेंज भी किया है, और वो बस ये चाह रही है कि अलाउ मी टू स्टडी। जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो कह रही थी, मैं इसी सवाल पे आने वाली थी। पिछले सवाल का वो हिस्सा होने जा रहा था कि ये भी आर्ग्यूमेंट है कि फिर तमाम जो मजहबी रिवायतों के लोग हैं वो अपने अपनी रिवायतें लेकर आएंगे। कोई कहेगा कि हमारे खानदान में, आपने हया, शर्म और खानदान की बात कही कि देखिए घूंघट करना बहुत अहम है सिखों के लिए, तो हालांकि एक एक्सेप्शन है क्योंकि उनकी मजहब का एसेंशियल हिस्सा माना गया। अगर लड़कियां भी कुछ पगड़ी या उसको जो भी कुछ कहा जाता है वो पहनती हैं, या मर्द तो पहनते ही हैं, लगाते ही हैं, तो उसमें खासकर घूंघट को, कि एक जमाने में ये भी प्रथा होती थी, ये भी रिवायत होती थी। कल को अगर ऐसा कोई कहेगा कि ये मेरी हिंदू मान्यताओं का एक हिस्सा है, तो क्या हम इस बात की भी इजाजत देंगे? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है ना, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द पब्लिक ऑर्डर, आप जब तक कि किसी और को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, आप जो है अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट, आपको सब चीजें अपने संविधान में मिल रही हैं। तो मुसलमान लड़की के अपने गर्दन, बाल और सर छुपाने से किसी और समुदाय को या क्लास के दूसरे लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन जो क्लास में लेक्चरर पढ़ा रही हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिर्फ एक टारगेटिंग है कि आपके इस हिजाब की वजह से हम यानी कि एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनको अपने जहन को साफ करना चाहिए कि हमारी एक प्लूरल सोसाइटी है। तो जो जहनियत है, जो सोच है, जो माहौल है, वो जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। एक लड़की के अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप होने से अगर यानी कि पूरे क्लास का माहौल खराब होता है, अगर ये कहते हैं, तो जो कह रहे हैं उनकी सोच को सुधार करने की जरूरत है। देखिए, हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक सेकुलर एजुकेशन में लड़कियां आ रही हैं। लड़कियां मदरसे में जाती थी तो एक ऑब्जेक्शन था कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में नहीं आ रही हैं, हायर एजुकेशन में नहीं आ रही हैं। गुज़िश्ता 2 दहाकों से आप हर फील्ड में देखेंगे मुसलमान लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा अप्रोच, हमारे स्टेट का, हमारी तमाम जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का अप्रोच क्या होना चाहिए कि उसको वेलकम करें, अकोमोडेट करें, इंक्लूसिव रखें, और उसको टारगेट ना करें, उसको इस हद तक ना ले जाएं कि तुमको चॉइस होगी, या तो तुम तालीम हासिल करो या तो फिर तुम अपना पर्दा तुमको छोड़ना होगा। तो ये दिस इज समथिंग वेरी क्रूएल एंड दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से तलाक का मैटर हो, हिजाब का मैटर हो, मुस्तकिल मुसलमान लड़कियां फेस कर रही हैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, और अपने करियर वर्क प्लेसेस पे भी। तो बस मेरा कहना ये है कि आप उस लड़की की बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कीजिए। वो जिस हद तक, देखिए, हमको तरक्की करना है, तरक्की की राहों पर आगे बढ़ना है। डेवलपमेंट में कब हम आगे बढ़ेंगे? जब गाड़ी के चारों पहिए यानी कि मर्द और खवातीन दोनों आगे बढ़ेंगे।
तो ये जो सोच है इस तरह की अगर होगी तो आसानी होगी लड़कियों के लिए। जी। जैसा सियासी माहौल नजर आ रहा है उसकी वजह से जजेस भी आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई भी जजमेंट बिना इस झिझक के कि उनकी भावनाएं आहत होंगी या उनके खिलाफ जा रहा है ये फैसला, इसको आप एक राजनीतिक दृष्टि से भी देखना चाहती हैं? जी, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और साथ ही साथ मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो बहुत ही जल्दी टीआरपी आपको दिला देते हैं, तो मीडिया भी बहुत जल्द उसको छाल देता है और उसका एक माहौल बना देता है। तो इस वक्त जहां पर सियासीकरण हो रहा है इश्यूज का, सियासीकरण के साथ साथ मीडिया ट्रायल्स भी जिस अंदाज से हो रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक का ओपिनियन पूरा इस तरफ कर देते हैं कि कभी जजेस भी एक तरह से आइदर दे पास द बक, दे फेल टू डिलीवर जस्टिस, और समटाइम्स वो इस तरह के जजमेंट्स दे देते हैं। जी। अपूर्वा जी, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने एक नई मुहिम छेड़ दी है, स्मैश द पेट्रियार्की। उनकी जो पुणे में सभा हुई उसमें एक हिजाबी औरत या लड़की भी देखी गई और उसको लेकर बड़ा फजीता हो रहा है, बड़ा हंगामा हो रहा है कि एक तरफ कहते हैं कि पेट्रियार्की को हम खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ मांग ये भी उठ रही है कि ये बोलिए कि ब्रह्मनिकल पेट्रियार्की को स्मैश करेंगे, और दूसरी तरफ आप एक हिजाब जो कि कुछ लोग समझते हैं कि एक पेट्रियार्कल कपड़ा है, उसको लेकर राहुल गांधी वहां पर उनको बाकायदा इंक्लूड किया गया और उनसे बातचीत की गई, और इसी दौरान अब ये फैसला आ जाता है अदालत का। तो राजनीति से लेकर और कानूनी दायरे तक हर जगह हिजाब पर चर्चा हो रही है। देखिए, हिजाब को लेकर तरह तरह की राय है। मैं मुसलमान नहीं हूँ और मैं अपने आप को अधिकारी नहीं मानता कि मैं यह कहूँ कि यह इस्लाम से इसका क्या रिश्ता है। लेकिन हिजाब या नकाब कई वजहों से लड़कियां या औरतें पहन सकती हैं। उनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। वो हो सकता है किसी ऐसे समुदाय से आ रही हो जिस समुदाय में घर से बाहर निकलना, स्कूल तक पहुंचना उसके लिए हिजाब ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे किसी घर से आ रही हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई लड़की खुद ये फैसला कर रही है। मैं अभी कुछ साल पहले मैं अमेरिका में था और वहाँ एक दोस्त से बात कर रहा था। वो अपनी 2 बेटियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी जब 2 बेटियों में से एक, दोनों बड़ी हुई, एक बड़ी हुई तो उसने हिजाब पहनना शुरू किया और दूसरी बिल्कुल नहीं पहनती है। एक ही घर में, तो एक ने पहनना शुरू किया, दूसरी नहीं पहनती है। कई वजहों से हो सकता है आइडेंटिटी मार्कर के रूप में। मुझे डॉक्टर राम पुनियानी ने बतलाया था कि 2002 के बाद जब आईआईटी में थे, कॉलेज बंद हुआ और जब खुला तो उनका एक स्टूडेंट जो पहले बिल्कुल क्लीन शेवन था, वो जब आया तो उसके दाढ़ी थी और उनको वजह समझ में आई क्योंकि उसने वो आइडेंटिटी मार्कर अपना अडॉप्ट किया। उसने अपनी मुसलमानियत इस्टेब्लिश की, जिस वजह से उस मुसलमानों पर हमला हो रहा है उस आइडेंटिटी को उसने ओन किया कि यह है मेरी आइडेंटिटी। जाहिर है कि उसने अपने आप को खतरे में डाला। यही बात हमने 1984 में देखी थी। तो फिर इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि हिजाब पहनना या नकाब पहनना, इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं और आप इसको सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्की और पिछड़ेपन और दकियानूसी सोच का प्रतिनिधि मानकर अगर मानकर रह जाएं तो इसका मतलब आप जो परिस्थिति है उसकी पेचीदगी को नहीं समझ रहे हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी ने समझदारी का ही काम लिया कि वहाँ जो हिजाब पहने हुए लड़की थी उससे बात करते हुए कोई टिप्पणी नहीं की, और ये एक बिल्कुल विनम्रता की बात है। मैं हिंदी लेखक प्रेमचंद का हवाला देना चाहता हूँ, जिन्होंने कुरान के अनुवाद पर एक टिप्पणी की थी। वो अनुवाद एक हिंदू ने किया था और प्रेमचंद ने उसकी समीक्षा करते हुए लिखा था कि मैं ये मानता हूँ कि यह अनुवाद आपको तब तक प्रकाशित नहीं करना चाहिए था जब तक आप किसी मुसलमान धर्मशास्त्री से इसकी वेटिंग ठीक से नहीं करा लेते, वरना ये गुड फेथ नहीं माना जाएगा। तो हमेशा ही जब हम सार्वजनिक संवाद करते हैं, सार्वजनिक संवाद में इस बात को हम समझ लेते हैं कि आप गुड फेथ में बात कर रहे हैं, बैड फेथ में बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई मुसलमानों में हिजाब पे बात करता है, कोई हिंदू नाम का व्यक्ति, तो हम समझ सकते हैं कि वो गुड फेथ में कर रहा है या बैड फेथ में कर रहा है।
जैसे ही बात शुरू हुई मनुस्मृति की, आप क्यों हिजाब पर पहुंच गए? हम्म। पूछने की जरूरत है ना कि आप मनुस्मृति तक टिकिए। मनुस्मृति पर बात हो रही है, लेकिन आप हिजाब पर पहुंच गए, इसका मतलब आप बैड फेथ में बात कर रहे हैं। और जब आप बैड फेथ में बात करें तब कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि जब भी हिंदुओं के भीतर बात होती है, देखिए, उस डिस्कशन में कोई मुसलमान शामिल नहीं है। राहुल गांधी खुद को शिव का भक्त कहते हैं, हिंदू उनको हिंदू मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत दिलचस्प बात मुझे लगती है। हिंदू कहते हैं हम बहुत उदार हैं, सबका स्वागत करते हैं। एक व्यक्ति जो खुद को हिंदू कह रहा है, उसको सारे लोग साबित करने पे लगे हुए हैं, नहीं नहीं, मैं तू हिंदू नहीं है, हम तुम्हें हिंदू नहीं मानते। तो खैर, उनको हम छोड़ दें। लेकिन एक हिंदू जब हिंदू धर्म के भीतर किसी चीज पर बात करता है, तो दूसरे हिंदू मुसलमानों का जिक्र ले आते हैं। अरे, मुसलमान इसमें कहाँ तस्वीर में आया भाई? मुसलमान तो तुम्हारे रिवाज पर बात नहीं कर रहा है, मुसलमान तो तुम्हारी प्रथाओं पर बात नहीं कर रहा है, मुसलमान तो मनुस्मृति पर बात नहीं कर रहा है। ये तुम्हारे भीतर की बहस है। तो अपूर्वानंद अगर बात कर रहे हैं किसी तिवारी जी से और उनसे ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा है, तो तिवारी जी अपूर्वानंद से ये कह रहे हैं कि तुम कुरान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें कुरान कहाँ से आ गया? हम्म, आप म, आप आपस में निपटिए ना। आप बिल्कुल। मुसलमान को घसीट के क्यों ले आते हैं? तो सर, मेरे पास यह समय एक थोड़ा कम है और एक बहुत ज़रूरी सा सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है, जिसपे आपने ट्वीट भी किया कि जब अदालतों का हम ज़िक्र करें कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रैक्टिस के लिए। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश से मेरे एक रिश्तेदार मिलने आए और कहने लगे कि क्या कुछ अच्छा खाना-वाना मिल सकता है? तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग असंभव है पूरे सावन के महीने में कि कोई भी मीट की गोश्त की दुकान खुली हो, जहाँ से वो लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते उस दौरान सावन के महीने में वेजिटेरियन खाना उनके ऊपर भी थोपा जा रहा है। कांवड़ जिस रास्ते से गुजर रहे थे उनके तमाम ढाबे नॉन वेजिटेरियन के बंद कर दिए गए, लोगों की मार पिटाई हुई, लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया। आप सोचिए वो गरीब मीट बेचने वाला वो अपने बच्चों को के लिए यानी खाना नहीं ले जा पाएगा महीने भर, और दूसरी तरफ अदालतें कहती हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है। यही तो पाखंड है। यही बात मैंने कही और ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ मसला हो रहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, हिंदुओं में कुछ लोग कांवड़ निकाल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं जब तक सावन भर कांवड़ निकालूंगा दूसरा मांस नहीं खाएगा। और ये उनके मजहब का एसेंशियल पार्ट हो गया। इससे अदालत भी लगभग सहमत है, प्रशासन तो सहमत है, ये अदालत भी सहमत है कि दूसरे मांस नहीं खाएंगे क्योंकि इससे मेरी धार्मिक प्रथा को नुकसान पहुंचेगा। वैसे ही जैन लोगों का देख लीजिए, पर्युषण जब आता है वो कहते हैं कि सारी मांस की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। भाई, आप मांस ना खाइए, लेकिन दूसरे ना खाएं, ये आपके धार्मिक आचरण का इसेंशियल हिस्सा कैसे हो जाएगा? और उससे अदालत कैसे उसको मानने को तैयार हो जाती है? देखिए, बहुत पहले महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा था, 1947-48 की बात है, जब राजेंद्र प्रसाद ने उनसे कहा कि उनके पास बहुत सारे प्रतिवेदन आए हैं कि अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, अब भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए। और महात्मा गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था। और महात्मा गांधी गो रक्षक, खुद को गो सेवक कहते थे। उन्होंने कहा भारत सिर्फ ऐसे लोगों का देश नहीं है जिनके जो गाय का मांस नहीं खाते हैं। यहाँ गाय का मांस खाने वाले हैं और उनका अधिकार है, और इसलिए कानून नहीं बन सकता। ये उस वक्त गांधी ने कहा था। लेकिन अब हम कैसा कानून बना रहे हैं कि चूंकि हिंदुओं को तकलीफ हो जाती है मांस देखने से, तो दूसरे भी मांस नहीं खाएंगे, दूसरे भी मांस नहीं बेचेंगे। तो दूसरे क्या नहीं करें, क्या करें, इससे हिंदुओं का धार्मिक आचरण तय होने लगा। तो आप जी, समझ सकते हैं कि ये एक न्यायिक पाखंड है जो बिल्कुल। हमारी न्यायपालिकाएं कर जी रही हाँ, हैं और और सरकारें कर अदालतों से किस तरह से सियासी फैसले दिए जा रहे हैं, ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके लिए तो हिजाब भी हटाने की, नकाब भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। यूँ ही देखा जा सकता है नकाब के साथ भी कि अदालतों से कैसे सियासी फैसले आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि इस पर फिर से अपील की जाएगी। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि फैसला इतनी आसानी से लोगों के गले उतरेगा। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट होता है, हम आपके पास आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।